नमस्कार, द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। जनजाति समाज और संविधान इस विषय पर आज हमारा तीसरा एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में हम ग्राम सभा के अधिकार एवं उनके सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच 4 अतिथि विशेषज्ञ, 4 ऐसे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे ज़मीनी स्तर पर ग्राम सभा, उनके पूरी सीमाओं, उनके अधिकारों पर अध्ययन किया है, उनके बारे में शोध किया है और जो काफ़ी लंबे अरसे से इस विषय पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड में भी वो हमारे साथ थे। उन्होंने अपना अनुभव, अपने जो शोध का जो निष्कर्ष है और जो लॉ है, एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी जो धाराएँ हैं या जो अनुच्छेद है, उसको बहुत विस्तार से, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान शब्दों में हम सभी तक पहुँचाया है। आज फिर हम तीसरे एपिसोड में ग्राम सभा के अधिकार एवं सीमाओं के टॉपिक के साथ उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राम सभा के क्या अधिकार हैं और यह अधिकार किन जगह पर जाकर रुकते हैं और कहाँ तक इन्हें होना चाहिए। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज का यह एपिसोड है। हम हमेशा देखते हैं कि जब ट्राइबल राइट्स की बात आती है, ट्राइबल लॉ की बात आती है, तो तरह-तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैलाई जाती है। अलग-अलग तरह के लोग सामने आते हैं और अपने अनुसार उसकी व्याख्याएँ करते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज का होता है, क्योंकि जितने तरह के लोग होते हैं, उतनी तरह की व्याख्याएँ होती हैं। सबसे ज़रूरी है हमें जानना कि आखिर वास्तविक कानून क्या है? वास्तविक व्याख्याएँ क्या है? इसीलिए चर्चा में आज हमारे बीच उपस्थित हैं पुर्णेंदु भट्ट जी, बिलासपुर में एक प्रख्यात कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। हमारे बीच उपस्थित है दिलमन रतिमन जी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सुरेंद्र कुमार देवांगन जी, शासकीय अधिवक्ता हैं बिलासपुर हाई कोर्ट में। हमारे बीच उपस्थित हैं महेश मिश्रा जी, बिलासपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। आप सभी का मैं द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे बीच उपस्थित हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण मसले पर आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दिलमन रतिमेन जी से अनुरोध करता हूँ कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएँ। दिलमन जी। नमस्ते। आज के इस तीसरे एपिसोड से पहले जो पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड था, उसमें संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। पेशा अधिनियम के प्रथम एपिसोड में हमने देखा कि ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति समाज की रीति, संस्कृति और परंपरा अनुरूप होनी चाहिए। और दूसरे एपिसोड में हमने ये देखा कि ग्राम सभा का गठन कैसे किया जाना चाहिए। हम सब ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है सरकार के पास, उस प्रस्ताव अनुसार और विभिन्न जो राज्य सरकार है देश भर में, जहां पर पेशा अधिनियम लागू होते हैं, ऐसे राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन के बाद जो सार निकला, वह सार सरकार के समक्ष प्रस्तुत है। उस सार के अनुसार हमने ये प्रावधान दिया है कि ऐसी जनजाति समाज जो अपने आप को ग्राम सभा के रूप में घोषित करना चाहते हैं, 1/3 बहुमत से प्रस्ताव ग्राम सभा के पास रखेंगे कि वह अपने आप को पेशा ग्राम सभा घोषित करना चाहते हैं। जिस दिनांक में वो प्रस्ताव रखा गया है ग्राम सभा के पास, उस दिनांक से प्रस्ताव पारित करने के बाद ग्राम सभा ऐसे प्रस्ताव को सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको नॉर्मली हम एसडीएम या एसडीओ कहते हैं, उनके पास जमा करेंगे कि हमारी मंशा हमारे गांव को एक पेशा ग्राम सभा के रूप में स्थापित करने का है।
एसडीओ की ये जिम्मेदारी होगी कि वह 60 दिन के भीतर ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय करेंगे। निर्णय के पूर्व उस ग्राम सभा में कितनी जनसंख्या है, कौन सा समाज है, कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कृषि भूमि, वन भूमि, सामुदायिक पट्टा, सभी चीजों का एक रेखांकित मैप बनाते हुए प्रस्ताव 60 दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि 60 दिवस के भीतर ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय करे और कलेक्टर के निर्णय से कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि अगले 30 दिवस के अंदर उस निर्णय को गैजेट नोटिफाई करे कि ये प्रस्तावित ग्राम सभा के रूप में मान्यता दी जाती है। ग्राम सभा के इस गठन के पश्चात समय और सवाल ये उत्पन्न होता है कि ऐसे जो अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा ग्राम सभा है उसका अधिकार क्या क्या होंगे। इसी कड़ी में मैं प्रथम प्रश्न आज श्री भट्ट सर से लेना चाहूंगा कि ऐसे ग्राम सभा जिन्होंने अपने आप को पेशा ग्राम सभा घोषित किया है, ऐसे ग्राम सभा को जो सामान्य ग्राम सभा होती है पंचायत अधिनियम के तहत, उसके अतिरिक्त उसके अलावा ऐसे क्या क्या अधिकार उनको प्राप्त होंगे। भट्ट जी। धन्यवाद दिलमन जी। जैसा कि आपने पेशा ग्राम सभा के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि इसका उद्देश्य स्थापना का क्या था, हमारे पास पूर्व में राजस्व ग्राम सभा के लिए विधायी विधि उपस्थित है, परंतु उसमें जो ग्राम सभाओं के अधिकार दिए गए थे वो जो जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय समाज हैं, वो उनकी मूल परंपराओं एवं संस्कृतियों के अनुरूप संचालित न होकर सर्वव्यापी रूप में पूरे भारत को या पूरे भारत की ग्राम सभाओं को एक ही विधि से संचालित कर रही थी। चूंकि संविधान निर्माताओं की ये मंशा थी कि जो भारत में लगभग 8% जनजातीय समाज निवास करता है और हजारों साल से भारत की संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है, उससे स्वतंत्रता के बाद संविधान जो कि भारत में समता मूलक विधि का क्रियान्वयन करता है, उसके लागू होने के बाद भी उस समाज को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा में विकास करने का अवसर प्राप्त हो। इसीलिए हमारे संविधान में अनुसूची 5 में ये प्रावधान किया गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में 1996 में पेशा अधिनियम ग्राम पंचायतों में लागू किया गया, जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र थे। पेशा अधिनियम का यह मूल भावना ही है कि राजस्व ग्राम सभा से पृथक पेशा ग्राम सभा को सशक्त किया जाए, जहां पर पंचायती राज में ग्राम पंचायत एक सशक्त इकाई है और ग्राम पंचायत एक निर्णायक भूमिका निभाती है, वहीं पर हमारा जो पेशा ग्राम सभा है वो ग्राम सभा एक सशक्त इकाई के रूप में काम करता है और ग्राम पंचायत से इतर ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो पेशा ग्राम सभा है वो एक प्रशासनिक इकाई है, वो एक न्यायिक इकाई है और प्रशासनिक न्यायिक इकाई होने के साथ साथ वो अपने संपूर्ण ग्राम सभा के लिए, अपने संपूर्ण ग्राम के निवासियों के लिए एक संरक्षक का कार्य करता है। जिस प्रकार से राज्य में राज्य पिता के रूप में होता है, उसी प्रकार से ग्राम सभा जो हमारा पेशा है उसमें हमारा ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ग्राम सभा के विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, जैसे
सबसे प्रथम जो हमारा पेशा अधिनियम हम लोगों ने इस नियमावली को ड्राफ्ट के रूप में जो बनाया है, उसकी धारा 7 से लेके धारा 48 7 to 48 ग्राम सभा के अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया। ग्राम सभा अपने ग्राम के निवासियों के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करती है। जैसे सर्वप्रथम ग्राम सभा का ये अधिकार है कि अपने ग्राम की बैठकें जब आयोजित करे तो यह प्रयास करे कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से हों, क्योंकि पेशा ग्राम सभा एक परंपरागत ग्राम सभा है, इसलिए यह समन्वय और सहयोग पे काम करेगा, भाईचारा पे काम करेगा। तो ग्राम सभा को यह अधिकार है कि मतदान को आपवादिक रूप में प्रयोग किया जाए और सर्वसम्मति को प्राथमिकता दिया जाए। क्योंकि ग्राम सभा में संसाधनों को लेके एक विवाद उत्पन्न हो रहा है, लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संसाधन सीमित हैं, ऐसे परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा का यह अधिकार है कि वो जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका दोहन, उनका प्रयोग एवं उनके वितरण के लिए एक व्यवस्थित नियमावली स्थापित करे। ग्राम सभा को यह भी अधिकार है कि वो अपने पशुधन के संबंध में भी नियम स्थापित करे, किन पशुओं का किस प्रकार से संवर्धन किया जाएगा, पशुओं के जो है ब्रीड में कैसे वृद्धि की जाएगी, उनकी चराई का क्या व्यवस्था होगा। तो पशुधन के लिए भी वो विस्तृत नियमावली बना सकते हैं। ग्राम सभा को अपने ग्राम के निवासियों के लिए जो भी सरकार, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो या स्थानीय सरकार हो, उनसे जो लाभ मिल रहा है, जो हितग्राही है, जो संसाधन उपलब्ध हो रहा है, उस संबंध में भी ग्राम सभा एक नियमावली बनाएगी और हितग्राहियों की क्रमबद्धता सुनिश्चित करेगी। किस प्रकार से हितग्राहियों को लाभ उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए वो अपने अनुसार से नियम बना सकती है। ग्राम सभा, चूंकि भारत में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, भूमि अधिग्रहण एक ज्वलन समस्या है, इसलिए ग्राम सभा को यह भी अधिकार है कि अपने ग्राम सभा के अंदर भूमि अधिग्रहण का क्या स्वरूप हो, किस प्रकार किया जाए और सरकार की विधियों के साथ उनकी सुरक्षाओं को, उनके हितों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए ग्राम सभा नियम बना सकता है। ग्राम सभा अपने ग्राम सभा के अंदर जो भी विवाद हैं, उनका स्वरूप सिविल हो सकता है, उनका स्वरूप आपराधिक हो सकता है, परंतु आपराधिक मामलों में उन्हीं विवादों का समाधान किया जाएगा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत शमनीय घोषित किए गए हैं। यहां तक ग्राम सभाओं को धार्मिक विवादों पर भी अपना निर्णय देने का अधिकार है। और तो और चूंकि जनजातीय संस्कृति और परंपराओं में पारिवारिक विवादों का निदान भी उनकी परंपरा के हिसाब से किया जाता है, इसलिए ग्राम सभा पारिवारिक समस्याओं का निदान भी कर सकती है अपनी प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार। ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रयोग करने का अधिकार है। ग्राम सभा अपने ग्राम में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किसी प्रकार के यौन नाचार या किसी प्रकार के यौन अपराध या किसी प्रकार के अपराध को रोकने के लिए समितियां बना सकती है, उसके लिए नियमावली प्राप्त कर सकती है और दोषी व्यक्तियों को अपनी परंपराओं प्रथाओं के अनुसार दंडित भी कर सकती है, सामाजिक कार्य करवा सकती है। ग्राम सभा अपने ग्राम के समुचित विकास के लिए युवाओं का या जो कार्यशील जनसंख्या है उसका जो है समाज सेवा के लिए कार्य कर सकती है। स्कूल है, पाठशाला है, लाइब्रेरी है, खेल है, इन सब का प्रशिक्षण दे सकती है और गांव के युवाओं और गांव के बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल कर सकती है। ग्राम सभा का यह भी अधिकार है कि चूंकि आज समाज के युवा वर्ग नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ग्राम सभा नशीलों पदार्थों को प्रतिबंधित कर सकती है। जो परंपरागत पेय पदार्थ हैं उनको जो है अनुमति प्रदान कर सकती है, लेकिन उनके उपभोग को विनियमित करने का अधिकार रख सकती है। ग्राम सभा अपने मतदाताओं के लिए रोजगार योजना के अंतर्गत
उनको रोजगार देने के लिए, चाहे वो मनरेगा हो या विभिन्न प्रकार के अन्य सरकारी योजनाएं हो, उसमें जो है उनकी लिस्टिंग कर सकती है और हितग्राहियों की वरीयता तय कर सकती है। ग्राम सभा यह भी प्रावधान कर सकता है कि गांव के लोग या गांव की कार्यकारी जनसंख्या जब ग्राम से बाहर विस्थापित होते हैं किसी रोजगार के लिए, तो उनका शोषण न हो, उनके जो है कर्मकार का दुरुपयोग न हो, उनके जो है काम का अनुचित प्रयोग न किया जाए, इसके लिए वह नियमावली तय कर सकते हैं कि जो भी किसी गांव के अपने गांव के लोगों को बाहर रोजगार कराने के लिए जाएगा, उसकी गारंटी सुनिश्चित करेगा कि इन युवाओं या इन कर्मकारों के विरुद्ध कोई जो है नकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ग्राम सभा का यह भी कर्तव्य है कि वो ग्राम के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जहां पर भी धन का आदान प्रदान किया जा रहा है, उसके लिए वो सामाजिक अंकेक्षण करें और जो भी सामाजिक या जो भी सार्वजनिक धन है, उसके आय व्यय के लिए एक नियमावली तैयार करें। और चूंकि यह हमारे पेशा में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, फिर भी 2021 की जनगणना आयोजित की जा रही है और हमारे ग्राम सभा में ये दायित्व है कि जनगणना के समय या किसी प्रकार के सरकारी आंकड़ों की मांग के समय लोगों को जागरूक करें और उन्हें इस बात के लिए सचेत करें कि वो किसी भ्रम, किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों में शामिल हुए बिना सत्य सत्य तथ्यों को प्रस्तुत करें। क्योंकि अगर ग्राम सभा से सत्य सत्य तथ्य नहीं जाएंगे, तो जो सरकारी योजनाओं में लाभ है, सुविधा है, वो उसे प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी जो पेशा नियमावली है, उसकी धारा 7 से लेके धारा 48 तक ग्राम सभा को विस्तृत अधिकार दिया गया है। मैंने केवल अधिकारों का उल्लेख किया है। हमारे इस नियमावली में इन अधिकारों का प्रयोग, इन अधिकारों का क्रियान्वयन किस सीमा तक, किस प्रकार किया जाएगा, इसका भी विस्तृत व्याख्या किया गया है, जिसके संदर्भ में हम आगामी अपने जो एपिसोड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दिलमन जी। जी, अगला प्रश्न के रूप में मैं महेश जी के पास आना चाहूंगा। महेश जी, अभी भट्ट जी ने कहा कि ग्राम सभा एक प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक अधिकार और एक प्रशासन के रूप में काम करेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि ग्राम सभा को एक प्रशासनिक अधिकार भी होगा। आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि सामान्य ग्राम सभा और पेशा ग्राम सभा, इसमें जो प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, वो किस प्रकार का अधिकार आपने प्रस्तावित किया है सरकार? हाँ, धन्यवाद दिलमन जी। जब हम ग्राम सभा और पेशा ग्राम सभा की बात करते हैं, तो हम स्वशासन की ही बात करते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, जो सबसे यूनिक पहलू यही है कि ये सेल्फ गवर्नमेंट है और पेशा का सेल्फ गवर्नमेंट है। इस वजह से इसके प्रशासनिक अधिकार ज्यादा वृद्धि, इसके विषय में अभी बहुत अच्छे से भट्ट जी ने भी चर्चा करी। हमारा जो ड्राफ्ट है, या ये समझिए कि हमारा ड्राफ्ट ही पेशा एक्ट की मूल भावनाओं को रेखांकित करता है, उनको एड्रेस करता है, कम्युनिकेट करता है। प्रशासनिक अधिकार और शासन आपस में कूदे हुए रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जो एक्ट में, हमारे जो रूल्स में है, उसमें पेशा ग्राम सभा को बहुत शक्तियां दी गई हैं, बहुत विस्तृत शक्तियां दी गई। उसकी चर्चा तो अभी भट्ट सर ने किया भी है। जैसे इसमें सीधे सीधे नियुक्ति के भी कुछ अधिकार मिले हैं, इसमें योजनाएं बनाने के पेशा ग्राम सभा को अधिकार मिले हैं, योजनाएं बनाने, उनको क्रियान्वित करने, उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, ग्राम सभा की भूमिका को भी उसमें रेखांकित किया गया है। ये भी उसकी प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जो योजनाएं चल रही है, उनको निगरानी करने की भी शक्ति इसमें दी गई है। इसके अलावा पेशा ग्राम सभा से मैंडेटरी, मतलब बाध्यकारी रूप से शासन परामर्श लेने के लिए बाध्य है, ऐसी शक्तियां भी दी गई हैं। खासकर जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामलों पे, पुनर्वास से संबंधित मामलों पे, और क्या नाम है, लाइक लीज के मामले पे, माइनर खनिज के मामले पे, ऐसे विषयों पर सरकार बाध्यकारी है ग्राम सभा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसकी बात मानने के लिए, जहां तक पेशा का संबंध। इसके अलावा
बाजार नियंत्रण की शक्तियां दी गई हैं, कर लेने की शक्ति दी गई है, शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की भी शक्ति दी गई। तो हमारे जो ड्राफ्ट में गांव के विकास के लिए भी ग्राम सभा की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रबंधीय शक्तियों को प्रभावशाली बनाया गया है, उनको वास्तविक रूप से देने का प्रयास किया गया है। अब यदि मैं विशिष्ट रूप से इन सभी शक्तियों पर आऊं तो जैसा भट्ट सर ने बताया कि नियम 7 से लेकर आखिरी तक आप पढ़ते जाइए, आपको महसूस होगा कि ये सारी शक्तियां प्रशासनिक रूप से ग्राम सभा को विस्तृत रूप से मिली और वास्तविक रूप से मिली है। जैसे हमारे यहाँ नियम 6 जो है वो ग्राम सभा के लिए एक सहायक सचिव नियुक्त करने की का प्रावधान करता है। हम सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत का जो सचिव रहता है वही ग्राम सभा का सचिव माना जाता है, लेकिन हमारे पेशा एक्ट में, पेशा रूल्स में इस बात का प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा अपना एक सहायक सचिव भी नियुक्त कर सकती है, जो ग्राम पंचायत का जो सचिव रहेगा उसका उसके असिस्टेंट के रूप में काम करेगी। यहाँ पर इस देश को भी हमको समझना ठीक है ऐसा प्रावधान का महत्व क्या होता है। इस प्रावधान का महत्व यह है कि जो सहायक सचिव रहेगा वो सहायक सचिव उस ग्राम सभा का एक सामान्य व्यक्ति रहेगा। उस व्यक्ति की भूमिका वहाँ के सरकारी कामों से जुड़ने पर ना केवल उसमें जागरूकता बढ़ेगी बल्कि वो ग्राम सभा को और अपनी जानकारी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ग्राम सभा को और मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन उठता है कि ग्राम सभा तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई, ये काम कैसे करेगी। इस विषय पर हमारे पेशा रूल ने पेशा एक्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए समितियों का प्रयोजन किया है। समिति ये समझ लीजिए कि एक वो हाथ है जिस हाथ के भरोसे ग्राम सभा अपनी अधिकार शक्ति का प्रयोग करेगी। और समितियों के स्वरूप को भी ऐसा रखा गया है कि उसमें जनजाति भावना या जनजाति संस्कृति या जनजातियों की जो मूल संस्कृति भावना है, कार्य करने का तरीका है, सामुदायिक प्रबंधन का जो नियम है, स्वशासन की जो प्रक्रिया है, उसकी प्योरिटी को, उसकी शुद्धता को बचाए रखा जाए। जैसे ग्राम सभा जिन समितियों के माध्यम से काम करेगा उस सभी समिति में कम से कम 7 सदस्य रहने का प्रावधान हमारे तरफ से किया गया है, जिसमें जनजाति लोगों का बहुमत सुनिश्चित रहेगा। मतलब किसी भी हालत में जनजाति समिति ही उसमें बहुमत में रहेगी। उस समिति का जो अध्यक्ष रहेगा मैंडेटरी बाध्यकारी रूप से एक आदिवासी सदस्य ही रहेगा। इसके अलावा महिलाओं की जो बात होती है, हालांकि मैं मानता हूं कि जनजाति समाज सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक समाज है महिला और पुरुष के व्यवहार या उनके उसको लेके, लेकिन पर भी हमने इस चीज को मैंडेटरी किया है कि 30% उसमें महिला सदस्य भी रहेंगे जनजाति उसमें समितियों में। तो ये जो विंग है, जिस विंग के माध्यम से ग्राम सभा, जिस हाथ के माध्यम से ग्राम सभा काम करेगी, उस पर पेशा का जो मूल भावना है पेशा एक्ट का, कि उसकी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग जनजाति संस्कृति को बचाने के लिए किया जाए, तो हमारी समितियां उसी रूप में पेशा एक्ट की मूल भावना के तहत ही काम करेगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या क्या ऐसे अधिकार हैं जो ग्राम सभाएं प्रशासनिक रूप से अपने उपयोग में ला सकती। तो इनके स्वरूप को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम एक्ट को आगे पढ़ते जाते हैं या बताते जाते हैं, उसमें सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि स्थान, सुरक्षा, मतलब सुरक्षा और शांति में के विवादों में ग्राम सभा की भूमिका, जिसके विषय में भट्ट सर ने वैसी ही चर्चा करी है, ये भी एक अपने आप में एक प्रासंगिक रूप से ये एक प्रशासनिक पावर ही, क्योंकि शांति और सुरक्षा बना के रखना एक प्रशासन का ही कार्य होता है। तो ग्राम सभा अपने इस अधिकार का प्रयोग सामुदायिक परंपराओं, जो प्रासंगिक कानून है जो उस मामलों पे लागू होते हैं, इसी तरह से एक शांति समिति बनाने का भी हमने प्रावधान किया है। ये जो शांति समिति है, इसमें महिलाओं की प्रतिशत को 33% सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उनकी भूमिका समाज में 50% ही होती है, लेकिन पर भी हम चाहते हैं कि उनकी भूमिका इफेक्टिव रूप से, मैंडेटरी रूप से जनजाति समाज में कानूनी रूप से उसको बाध्यकारी बनाया जाए। तो एक प्रयास, ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। शांति समिति ना केवल अपनी ग्राम सभा बल्कि दूसरी ग्राम सभाओं के, यानी पड़ोसी गांवों के साथ भी व्यवहार अच्छा रहे, सामंजस्य अच्छा रहे, एक दूसरे के मामले में सहयोग की भावना रहे, इस चीज को भी विचार करके उनके साथ ही बैठ के बातचीत कर सकती है, एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकती है। किसी प्रकार की अशांति में, असुरक्षा के माहौल में अपनी रिपोर्ट
ग्राम सभा को मैंडेटरी दे सकती है। ये पुलिस अधिकारियों से या मजिस्ट्रेट से भी अनुरोध करने का अधिकार रखती है। ये इसी प्रकार से पुलिस को भी ये कहा गया है कि बहुत सारे मामले हमारे देखने में आते हैं कि बहुत सारे जो कानून की जानकारी की कमी में या किसी अदरवाइज पुलिस के उसमें चल देते हैं, गलत अपराधों में फंस जाते हैं। तो उन्हें बचा के रखने के लिए भी ये मैंडेटरी किया गया है कि पुलिस ग्राम सभा को इन्फॉर्म करेगी यदि कोई जनजाति समूह का व्यक्ति किसी कारणवश किसी मामले में फंस गया है। तो ग्राम सभा की ये विस्तृत भूमिका है जिसको शांति और सुरक्षा से जोड़कर आप देख सकते हैं। विवादों के निपटारा के संबंध में तो भट्ट सर ने अभी चर्चा करी ही है। इससे ज्यादा और इतना ही महत्वपूर्ण एक मैंडेटरी पावर जो ग्राम सभा को हमारे पेशा रूल्स के अंतर्गत दिया गया है वो प्राकृतिक संसाधनों के लिए है। हम सभी जानते हैं जल जंगल जमीन जनजाति समूह की क्या रीढ़ है, किसी भी समुदाय मतलब किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती, उस रीढ़ से सीधा संबंध आज के समय में जनजाति समूह रखा है। तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के संदर्भ में भी ग्राम सभा को बहुत विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। और खास बात यह है कि यह अधिकार उनके पारंपरिक अधिकारों के अंतर्गत ही उनको लागू करने का दिया गया है। तो जहां तक हम भी जानते हैं कि सामुदायिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपनी परंपराओं के लिए, अपने घरेलू कार्यों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसको भी सुनिश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है कि ग्राम सभा ये भी सुनिश्चित करेगी कि व्यक्तिगत रूप से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे होना चाहिए। ये सारी चीजें वही है जो मैं बार बार कहता हूँ कि जनजाति समाज की जो संस्कृति है वो सहेज के रखने की संस्कृति है, कम खर्च कर कम उपयोग करके अधिक बचाने की संस्कृति। उसी के अंतर्गत यहाँ पर भी ग्राम सभाएं जो हैं वो सामुदायिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत अधिकार जो प्राकृतिक संसाधनों पर रहता है उसके सामंजस्य की बात करता है। और इस चीज को हमारे जो प्रारूप में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया गया है। दूसरी चीज है एक बहुत, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो समितियां हैं वो इसके हाथ हैं ग्राम सभा के कार्य करने की, प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करने की। वैसी एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है संसाधन योजना और प्रबंधन समिति। इस समिति के माध्यम से सारे जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में ये ग्राम सभा को विवादों के संदर्भ में, अधिकारियों से बात करने के संदर्भ में, सरकारी प्लानिंग के संदर्भ में, योजनाओं के संदर्भ में ना केवल सरकार को असिस्ट करेगी, सरकार के साथ परामर्श करेगी, बल्कि ये यही भूमिका ग्राम सभा के लिए भी ग्राम सभा के अंडर में रहते हुए यही भूमिका वो एक मध्यस्थ के रूप में ग्राम सभा के लिए भी करेगी। एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कृषि कार्य के लिए, जैसे कि भट्ट सर ने भी चर्चा की थी, कृषि कार्य के लिए, फसल की सुरक्षा के लिए, घास के मैदानों के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किए गए। इसी प्रकार भूमि के प्रबंधन के लिए भी, तो भूमि के प्रबंधन का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि जनजाति वर्ग की बहुत बड़ी समस्याओं से जुड़ा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, इसके अलावा उनका रीसेटलमेंट, कंपनसेशन, ऐसे मामले होते हैं जिनमें आमतौर पे एक जनजाति वर्ग को वो कानूनी सहायता नहीं मिल पाती, वो एडवाइस नहीं मिल पाती। इस वजह से हमारे जो पेशा रूल में ये मैंडेटरी किया गया है कि अधिग्रहण, रीसेटलमेंट से पहले ग्राम सभा की अनुमति ली जाए। इवन ग्राम के संबंध में भूमि के संपूर्ण रिकॉर्ड की समीक्षा करने का भी अधिकार उनको दिया है। भूमि अंतरण यदि मान लीजिए किसी गैर आदिवासी के पक्ष में किया जाता है तो कानूनी रूप से वैध है कि नहीं है, इसकी जांच करने का भी अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। वास्तव में गैर आदिवासी के पास जो जमीन है वो किसी आदिवासी के नाम से है, उसका उपयोग यदि गैर जनजाति समूह का व्यक्ति कर रहा है उसको रोकने का भी अधिकार दिया गया है। यदि जनजाति समूह का व्यक्ति की जमीन पर कोई गैर जनजाति समूह का व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उसके संदर्भ में रिपोर्टिंग करने, खाली कराने, इन सब के भी अधिकार बड़े विस्तृत रूप से ग्राम सभा को दिए गए हैं, जो कि वास्तव में उस समस्या को डायरेक्टली एड्रेस करता है जिस समस्या की वजह से बड़ी परेशानियां ट्राइबल बेल्ट में उभर कर आती हैं। इसी प्रकार से ऐसी जमीनें जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों पर बहुत मैंडेटरी और बहुत विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। पुनर्वास से संबंधित अधिकार दिया गया है जिसमें सरकारी विभागों के ऊपर बाध्यकारी है कि वो ग्राम सभा के पास पहले अप्रूवल लें फिर आगे कार्य करें। पेशा ग्राम सभा
के अंतर्गत ये बहुत इसी प्रकार से जल संसाधनों की योजना और के संबंध में भी अधिकार दिए गए हैं। इसमें भी ये मैंडेटरी किया गया है कि विभाग जो है वो जन संसाधनों की व्यवस्थाओं से पूर्व विभागों की कार्यवाही और सरकारी विभाग ग्राम सभा से परामर्श करे, उनकी बात सुने, उनकी बात का वेटेज रहे। इस चीज को भी सुनिश्चित करने का प्रयास हमारे पेसा एक्ट के तहत किया गया है। जी खान खनिज के संबंध में, खासकर गौड़ खनिज जी और बुरुम के महेश संबंध में जी बहुत विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। जी 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 महेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे जी जी पास अन्य साथी सुरेंद्र देवांगन जी भी हैं। जी जी जैसा कि हमने देखा, प्रशासनिक अधिकारों में ग्राम सभा को वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो एक प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो तहसीलदार का जुरिस्डिक्शन हो, चाहे वो एसडीओ का जुरिस्डिक्शन हो, चाहे वो फॉरेस्ट ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन हो, ग्राम सभा को प्रशासनिक अधिकार के तहत सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो एक प्रशासनिक अधिकार के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न मैं सुरेंद्र जी से लेना चाहूंगा। गांव के एक आम नागरिक और आम जनता में एक सामान्य सा प्रश्न होता है, सामुदायिक अधिकार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है सामुदायिक अधिकार, किस प्रकार के सामुदायिक अधिकार होते हैं, और कौन सा वर्ग है, कौन सा ग्राम सभा है या समाज है जिसमें ये सामुदायिक अधिकार निहित होते हैं। आपने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसमें किस प्रकार के सामुदायिक अधिकारों पर आपने विचार रखा है, सुरेंद्र जी? धन्यवाद दिलवन जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सामुदायिक अधिकार के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया है कि ग्राम सभा का अस्तित्व में आना और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उनको, विधि के अंतर्गत उनको मान्यता देना, उसके बाद जो ग्राम सभा जो है उनका एक अधिकार का व्याख्या करना कि कौन कौन से उनके पास में अधिकार है जिनको हम सामुदायिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो ये जो ग्राम सभा है, ये इनका अस्तित्व में आने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद में, गजट में नोटिफिकेशन होने के बाद में ये एक कानूनी इकाई बन जाती है और कानूनी इकाई बनते ही इनके कुछ अधिकार निहित रहते हैं और ये निहित अधिकार वो ग्राम सभा के अंतर्गत जितने उनके सदस्य हैं उनके जीवन यापन, उनकी व्यवस्था और उनके आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक जो चीजें होती है उसके क्रियान्वयन के लिए ये जरूरी है। जिसमें ग्राम सभा का जो है कार्यकारी समिति, ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी समिति होती है वही ग्राम सभा की समिति मानी जाती है, जिसके माध्यम से ये कार्य को क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यकारी समिति में उसका एक कार्यालय होगा, उस कार्यालय में सचिव होंगे, जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वही जो है ग्राम सभा के सचिव माने जाएंगे। हमारे ड्राफ्ट में एक विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें सहायक सचिव की नियुक्ति, जैसे कि मेरे के पहले के वक्ता महेश जी ने बताया, भट्ट सर ने भी बताया कि जो सहायक सचिव होंगे वो कोई शासकीय कर्मचारी नहीं होगा, उसको कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा और वो जो है ग्राम सभा में कार्य करेंगे और उनके द्वारा जो संपादित कार्य है वो ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी सचिव के अंतर्गत रह के उनकी सहायता करने के लिए किया जाएगा। जिसमें जो बैठकें होंगी, जो मीटिंग बुलाई जाएगी वो ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान में बुलाई जाएगी, स्कूल में बुलाई जाएगी या ऐसा कोई स्थान जहां पे किसी प्रकार का कोई किराया या भुगतान नहीं करना पड़े, क्योंकि इसमें सुलभ स्थान या खुले स्थान में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, कार्य समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, आगे जो बताया गया है रूल में कि कार्य समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो सर्वसम्मति से लिया जाना है और
सर्वसम्मति से यदि निर्णय नहीं लिया जाता, जिसमें कोरम को पूरा करना आवश्यक है। जब हम कोरम कहते हैं तो कोरम जो है ग्राम सभा के मत है उनको लिया जाएगा, मतलब 1/3 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तब तो वो कोरम पूरा होगा। और उस 1/3 में 1/3 जो है वुमेन होना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय समूह से ही किया जाएगा, जनजातीय समूह के व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाएगा। और कोरम के अभाव में वो बैठक जो है नेक्स्ट बैठक, अगली बैठक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बैठक की तिथि एवं समय का जो संचालन है ये प्रत्येक माह में किया जाएगा। सचिव या सहायक सचिव को द्वारा बुलाया जाएगा, जिसमें 10% या 50 सदस्य जो भी कम हो उनके द्वारा बुलाया जाएगा। और ये विशेष बैठक का सूचना सरपंच के माध्यम से सूचना दी जाएगी, एक दिन पहले दी जाएगी, पब्लिक नोटिस के द्वारा दिया जाएगा। और कोई भी ग्राम सभा गठन होने के बाद जो पहली बैठक होगी वो कलेक्टर के आदेशानुसार उस ग्राम पंचायत के जो सचिव होंगे, जो ग्राम सभा नवनियुक्त जो ग्राम सभा है उनके सचिव के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। बाद में उनका सर्वसम्मति से चुनाव किया जाएगा कि अध्यक्ष कौन होंगे, और सभी स्थिति में अध्यक्ष जो है जनजातीय समूह के ही व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा अध्यक्षता। और इसमें कोरम का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि अध्यक्षता में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे ग्राम सभा में, उस ग्राम सभा में उपस्थित जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको अध्यक्षता का दायित्व दिया जाएगा। जो ग्राम सभा में होने वाले जितने भी आय व्यय का जो रिकॉर्ड है, पिछले महीने का जो खर्च है, मस्टर रोल है, कोई खरीदी कोई बिक्री किए या अन्य प्रकार की जो कार्रवाइयां होती है और विभिन्न प्रकार की जो पंजियों का जो संधारण किया जाता है उसके संबंधित कार्यों का लेखा जोखा को दिया जाएगा। आगे इसमें बताया है ग्राम सभा में उपस्थिति से संबंधित। अगर मान लीजिए कोई ग्राम सभा में उपस्थित नहीं होता है तो हमने अपने ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक परिवार का एक सदस्य ग्राम सभा में उपस्थित हो, मतलब प्रत्येक परिवार से एक उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मान लीजिए कोई जानबूझ के नहीं जाता तो उसके लिए जो है ग्राम सभा के द्वारा जो पहले चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद भी यदि वो चेतावनी के बाद भी उसको अमल नहीं करता तो जनजाति परंपरा अनुसार उसको दंडित भी किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान दिया गया है। आगे है, ये तो सामान्य बैठकों के बारे में। आगे इसमें जो विशेष अधिकार दिया है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत, कि ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने संबंधी अधिकार है, जिसमें कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। सबसे पहला है कि यदि उस ग्राम सभा के सरपंच के द्वारा उनको लगता है कि बैठक बुलाना आवश्यक है तो बुला सकते हैं। ग्राम सभा ने पिछली बैठक में ऐसा निर्णय ले लिया है कि विशेष बैठक बुलाना है, या कोई ऐसा प्रस्ताव आ गया है जो सरपंच की दृष्टि से लगता है कि इसको लिया जाना है। आगे है कि शासकीय एजेंसी या पंचायत समिति या स्थायी समिति या जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि बैठक बुलाया जाए फलाना विषय पे, तो वो बैठक बुलाएंगे। आगे है कि 10% गांव की जो ग्राम सभा की 10% है वो रिटर्न में, लिखित में यदि करते हैं और रिक्वेस्ट में आग्रह करते हैं, रिटर्न में रिक्वेस्ट करते हैं कि विशेष बैठक बुलाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में विशेष बैठक बुलाया जाएगा। और विशेष बैठक बुलाए जाने पे सचिव के द्वारा नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद उसकी बैठक बुलाई जाती है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सरपंच और सचिव के द्वारा विशेष बैठक का आह्वान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका विशेष बैठक बुलाना है कि नहीं उसका निर्णय लिया जाता है और निर्णय की कार्रवाई जो है ग्राम सभा में ही पारित की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की
समितियों का गठन के बारे में बताया गया है, जिसमें शांति समिति, न्याय समिति, संसाधन समिति, प्रबंधन समिति, नशा नियंत्रण समिति, धार्मिक विवाद है और संवर्धन है, स्थायी समिति के माध्यम से किया जाएगा। कम से कम 20 प्रकार की अलग अलग समितियों के बारे में कम से कम 7 सदस्य होना अनिवार्य है, जिसमें से होगा तो जनजातीय समूह का ही होगा माना जाएगा। और ऐसे सदस्य जो समिति में है, तो उन एक सदस्य जो है कुल मिलाकर एक समय में 2 समिति में ही उनकी भागीदारी रहेगी और 5 सदस्यों में से 3 सदस्य जो है जनजातीय समाज के होंगे और उनमें से 2 जो है महिला होंगी या 30% जो भी कम हो उनका द्वारा लिया जाएगा, जो समिति के कार्य का निष्पादन करेंगे और कार्य का क्रियान्वयन करेंगे। और इसमें आगे बताया गया है कि जो समितियां होंगी उनके द्वारा जो धार्मिक विवाद प्रबंधन समिति है, धार्मिक विवाद प्रबंधन समिति परंपरागत अनुसार अपनी संस्कृति को संयोज के रखने के लिए कार्य करेंगे और जनजातीय संस्कृति परंपरा एवं संरक्षण समिति इनका भी विशेष कार्य है, जिसमें उसी के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन है और युवा विकास समिति है। एक आता है विशाखा समिति। विशाखा समिति वर्तमान समय में हो रहे शोषण, महिलाओं बच्चियों पर हो रहे शोषण उसके संबंधित कार्य करेंगे और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या अलग अलग विधियों के द्वारा जो नियम बनाई गई है उसके अनुरूप उसके पालन करते हुए उसका अनुसरण करते हुए ग्राम सभा में ही कार्य करेंगे और वहां के लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य करेंगे, जैसे नशा उन्मूलन है, कानूनी सहायता है और जो है आर्बिट्रेशन का मैटर है, जहां मध्यस्थता की जरूरत है वहां का कार्य करेंगे और प्रशासन और पुलिस में सामंजस्य बनाकर ग्राम सभा एक सशक्त इकाई बनेगी, एक बॉडी बनेगी, उसके लिए ये कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार का सामुदायिक अधिकार ग्राम सभा को प्राप्त है और वो इस्तेमाल करते हैं। जी, मैं अगला प्रश्न भट्ट जी से लेना चाहूंगा कि वन संपदा और खनिज संपदा इस पर किस प्रकार का अधिकार ग्राम सभा को होगी, जिसका कि ग्राम सभा उसका दोहन कर सके और वहां पर रहने वाले जो जनजाति समाज है, नागरिक हैं, उनके सर्वोत्तम उपयोग में किया जा सके। इस पर अपना विचार रखेंगे भट्ट जी। धन्यवाद बिलमन जी। क्योंकि अगर हम औपनिवेशिक काल से वन और वनवासी समाज की समस्याओं का चिंतन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आज उनकी ये दुर्दशा है या वो मुख्य धारा से पीछे हो गए हैं, उसके पीछे मूल कारण वन एवं खनिज संपदा ही है। क्योंकि जनजातीय समाज अपने जन्म से ही प्राचीनतम काल से इन्हीं वन संपदा एवं खनिज संपदाओं के साथ रहना सीखा है, जन्म लेता है और आज इन खनिज और वन संपदाओं के साथ वो सह अस्तित्व में जीवन बिता रहा है। चाहे वो वन संपदा हो, वहां के जीव जंतु हो, उनके साथ जनजातीय समाज एक सह संबद्धता स्थापित करके अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जलवायु और जानवर उनकी संस्कृति, उनके जीवन पद्धति का हिस्सा हो गया है। छत्तीसगढ़ में मूलतः जो जनजातीय समाज है वह दंडकारण्य क्षेत्र में निवास करती है और दंडकारण्य क्षेत्र अपार प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है, परिपूर्ण है। दंडकारण्य क्षेत्र में अपार वन संपदा है और यही जो प्राकृतिक प्रचुरता है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और वन संपदा की प्रचुरता ही छत्तीसगढ़ में तमाम समस्याओं को जन्म दे रहा है।
आज जो नक्सलवाद है, तमाम जो है आपराधिक गतिविधियां हैं, उनमें यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, यह भी अपनी भूमिका निभा रही। औपनिवेशिक काल में इन जंगलों और इन प्राकृतिक संपदाओं का दोहन सरकार के द्वारा किया जाता था, जबकि प्रकृति के रूप में इस समाज के लोगों का इन संपदाओं पर, इन संसाधनों पर एकाधिकार था। लेकिन नियम और सुरक्षा के नाम पे धीरे धीरे इनको उस व्यवस्था से अलग कर दिया गया। जिस समाज में, जिस व्यवस्था में, जिस पर्यावरण में जनजाति जन्म लेता है और जिसके साथ वो सह अस्तित्व से विकसित होता है, उसका वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है। सरकारें इतनी नियम बना रखी हैं कि जनजातीय समाज को उन प्राकृतिक संसाधनों और उन संपदाओं का प्रयोग करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आया कि जो जंगलों में अपराध की प्रवृत्ति है, जो जंगलों में विभिन्न प्रकार की अलगाववादी सोच है, उसके पीछे एक बड़ी कारण ये है कि जनजातीय समाज इन संपदाओं का जो है वास्तविक, जो है उनके अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार भी प्रयोग नहीं कर पा रहा है, जबकि मूलतः वो उसके संरक्षक हैं। आज भारत में जो वन संपदा और जो प्राकृतिक संसाधन जंगलों में संरक्षित है, वो उन्हीं वनवासियों की देन है जो उन्होंने अपने जीवन के साथ, अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझकर उसको संरक्षित किया। इसलिए इस व्यवस्था को, इस इतिहास को हम देखते हुए अपने पेशा नियमावली में यह प्रावधान किया है नियम 38, नियम 39 में कि जनजातीय समाज के लोग इन प्राकृतिक संसाधनों का उचित, सीमागत एवं उद्देश्यपरक प्रयोग कर सकें। जैसे हम वन संपदा की बात करें तो जो सरकार ने यह प्रावधान बनाया है कि जो मुख्य वन है, जो मुख्य वृक्ष है, उस पर तो जनजातीय समाज का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो उस वृक्ष के उत्पाद हैं, जो उस वृक्ष की टहनियां हैं, पत्ते हैं, या जिनके प्रयोग करने से वृक्ष के जीवन पर, वृक्ष के मूल्य पर, उपयोगिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका प्रयोग करने का अधिकार जनजातीय समाज को दिया गया है। जैसे वो अपने किसी रीति रिवाज के लिए अपनी टहनियां काट सकते हैं, पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, बांस काट सकते हैं, और जो इन क्षेत्रों में वन संपदा का वाणिज्यिक प्रयोग है, उनका वाणिज्यिक प्रयोग भी कर सकते हैं। तेंदू पत्ता का संग्रहण करना, तेंदू फल का संग्रहण करना, चिरौंजी के बीज का संग्रहण करना, और ऐसे जितने भी वन के गौण प्रोड्यूस हैं, वन के गौण उत्पाद हैं, उन पर भी इनको अधिकार दिया गया है। और जनजातीय समाज नियम बना के इनका दोहन करेगी अपने उपयोग के अनुसार, या ग्राम सभा के विकास के लिए उसका विक्रय करेगी। ऐसा प्रावधान हमने सेक्शन 39 में दिया। तो जनजातीय समाज को वन संपदा के केवल गौण उत्पादों का ही प्रयोग करने का अधिकार है। मुख्य वृक्ष पर सरकार का अधिकार है, इसलिए मुख्य वृक्ष पर किसी प्रकार का उनको अधिकार प्रयोग नहीं करना है। बांस का बड़ा बहुतायत प्रयोग किया जाता है, बांस का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ या जनजातीय क्षेत्रों में झूम कृषि होती थी, जिसे हम सिफ्टी या पेद्दा कृषि भी छत्तीसगढ़ में कहते हैं, उस पर भी सरकार ने रोक लगा रखा है। और अब वो भी समझ गए हैं कि इससे वनों को नुकसान हो रहा है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें कृषि कार्य के लिए अलग क्षेत्र दिया जा रहा है। और इन वृक्षों का या इन जो वन संपदाओं का वो प्रयोग धार्मिक, पारंपरिक, व्यावसायिक रूप में कर सकते हैं। और सरकार उन्हें इस प्रकार का वन पट्टा, वनाधिकार पट्टा दे रही है, जो पृथक पृथक भी है, सामुदायिक भी है, जिसमें वन क्षेत्रों में एक सीमा तक जलावन के लिए लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, सूखी टहनियों का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि किसी वृक्ष की मृत्यु हो गई है, कोई वृक्ष सूख गया है, तो उसका भी वो प्रयोग व्यावसायिक रूप में कर सकते हैं। ये हमारे पेशा अधिनियम में प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार धारा इसके नियम 38 में जो खनिज संपदा है, तो खनिज संपदा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो मुख्य खनिज संपदा है वो केंद्र सरकार के अधिकार में आता है, जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, इस पर जनजातीय समाज को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसी संपदाएं खनिज जो राज्य सूची के क्षेत्र में आती हैं, उन्हें हम गौण खनिज उत्पाद कहते हैं। और गौण खनिज उत्पाद का प्रयोग जनजातीय समाज को ग्राम सभा के माध्यम से करने का अधिकार
नियमावली 38 में दिया गया है, जैसे मूरंग है, बजरी है, गिट्टी है, पतरी है, नदी से निकलने वाले अन्य खनिज संसाधन हैं, उनका प्रयोग वो अपने ग्राम सभा के निर्माण कार्यों के लिए कर सकते हैं। वो पत्थर ले सकते हैं, वो मिट्टी से ईंटा बना सकते हैं, वो रेती का प्रयोग घर बनाने में कर सकते हैं, वो ऐसे पत्थरों का प्रयोग अपने ग्राम सभा के जो है विकास कार्य के लिए कर सकते हैं। और यह भी प्रावधान किया गया है कि जो गौड़ खनिज है, ग्राम सभा अपने स्वयं एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में प्रयोग करे और ग्राम सभा नियमावली बनाकर सरकार के निर्देशानुसार इन गौण खनिजों का वाणिज्यिक प्रयोग भी कर सकती है, विक्रय कर सकती है। तो जो भी प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उसमें प्रावधान किया गया है कि पक्के मकानों के निर्माण में बिना किसी शुल्क का भुगतान किए भी ग्राम सभा अपने ग्राम क्षेत्र में गौड़ खनिजों का प्रयोग कर सकती है। तो ग्राम सभा को जो राज्य सूची के विषय हैं, उस सीमा तक खनिज संसाधनों का या वन संसाधनों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। और हमारा पेशा नियम तो ये भी कहता है कि जो अपने राज्य में तेंदुपत्ता का जो निविदा दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो भी जनजाति समाज को ग्राम वाइज दिया जाए। तो ग्राम सभा को यह अधिकार हो कि अपने ग्राम क्षेत्रों में जो वनाधिकार क्षेत्र आते हैं या जो सामुदायिक वन पट्टा उनको दिया गया है, उस क्षमा करेंगे, उसमें तेंदुपत्ता संग्रहण करने का अधिकार या बांस का प्रयोग करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जाए। ऐसा हमने अपने पेशा नियमावली में प्रावधान किया है। धन्यवाद जी। अब तक हमने देखा कि ग्राम सभा को प्रशासनिक अधिकार है, ग्राम सभा को सामुदायिक अधिकार है। और अगले प्रश्न के रूप में मैं ये महेश जी के पास आना चाहूंगा कि क्या ग्राम सभा को वाणिज्यिक अधिकार भी आपने प्रस्तावित किया है और किस प्रकार के ये वाणिज्यिक अधिकार हो सकते हैं? महेश जी। जहां तक वाणिज्यिक अधिकारों का प्रश्न है ग्राम सभा के संदर्भ में, तो इसको अपन पेशा एक्ट की मूल भावना से समझ सकते हैं कि पेशा एक्ट आदि जनजाति समाज की संस्कृति, उनके कस्टम, उनके कल्चर के विषय में को बचाए रखने, उनको बना के रखने के लिए विशेष रूप से बनाया हुआ एक एक्ट है। तो हमारा जो प्रारूप है पेशा नियमों का, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और यदि आप मानव शक्ति करके जो हमारा शीर्षक है, उसके अंतर्गत आप जाएंगे तो स्पेशल रूप से नियम 40 में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम के श्रम का पूरा उपयोग हो सके। वह ग्राम श्रम के पूर्ण उपयोग के लिए एक मास्टर योजना तक बनाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर हमको ये समझना जरूरी है कि जब हम ग्राम सभा के श्रम की बात करते हैं, तो उसमें अनुसूचित जनजातियों के ही लोगों का वर्चस्व रहता है, बहुमत रहता है। अगले इसी नियमावली में अगले लाइन पे आप जाएंगे तो है कि लोगों के बीच सहयोग, एक दूसरे के ज्ञान और कार्य आदि को साझा करने की जो प्रवृत्ति रहती है, उसको प्रोत्साहित करने का भी अधिकार दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो श्रम के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, उसका संबंध सीधे वाणिज्य से है। यदि जनजाति कला और संस्कृति के अनुरूप की कलाओं को, जो उनके यहाँ प्रचलित जो मूर्ति बनाने की कला है या दूसरी कलाकृतियां हैं, लकड़ी की है या बर्तनों की है, उनका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं के साथ अपनी समितियों के माध्यम से ग्राम सभा अपने जनजाति समूह के लोगों को बाहर के बाजार का सीधा फायदा दे सकती है, राज्य स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर। इस संदर्भ में एक और प्रावधान है जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, जिसकी चर्चा हमारे जिसके संदर्भ में ग्राम सभा को, जैसे कि अभी भट्ट सर ने भी बताया कि तेंदुपत्ता के संदर्भ में दिया गया है, वो भी एक प्रकार से वाणिज्यिक अधिकार ही है ग्राम सभा का। एक अधिकार और जो सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है, वो दिया गया है देसी मदिरा के निर्माण का अधिकार। ग्राम सभा चाहे तो अपने ही ग्राम के लोगों की द्वारा बनाई गई समिति को यह अधिकार दे सकती है कि वो जनजाति परंपरा के अनुरूप देसी मदिरा का निर्माण करे और उसको विक्रय करे प्रचलित नियमों के अनुसार। प्रचलित नियम यानी सरकार ने जो आबकारी के नियम बनाए हैं उसके अंतर्गत। तो ये भी ग्राम सभा का एक वाणिज्यिक अधिकार इसके अंतर्गत ये है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बाजार पर भी नियंत्रण का अधिकार
ग्राम सभा को हमारे पेशा एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। ऐसे में चाहे तो ग्राम सभा दूसरी ग्राम सभाओं के साथ मिलकर एक बड़ा बाजार भी बना सकती है, चाहे तो अपने यहाँ के जो बाजार है वहां पर मतलब स्पेसिफिक रूप से विशिष्ट रूप से अपनी संस्कृति और कला की चीजों को भी बेचने के लिए स्टॉल लगा सकती है। इसके अलावा जो समितियां बनी हुई हैं, उन समितियों के माध्यम से भी ग्राम सभा राज्य, केंद्रीय सरकार, स्थानीय शासन और राज्य सरकारों के साथ मिलकर बैठकर उनकी योजनाओं का लाभ, एक आम वाणिज्यिक योजनाओं का लाभ जो सब्सिडी के रूप में हो, बैंक लोन के रूप में हो, मार्केट मुहैया कराने के रूप में हो, या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ इनकी कला और संस्कृति के लिए इनकी कलाओं को बाजार में विक्रय करने के उद्देश्य से हो, के साथ साझा करके एक विस्तृत प्रोग्राम बनाने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि हमारा जो पेशा रूल है वो पेशा एक्ट की भावनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक विस्तृत आयाम प्रदान करता है। बस आवश्यकता यह है कि पेशा ग्राम सभा अपने इन अधिकारों का उतनी ही कल्पनाशीलता के साथ उपयोग करे, तो निश्चित रूप से ग्राम सभाएं एक मॉडल के रूप में डेवलप हो सकती हैं, एक आदर्श के रूप में डेवलप हो सकती हैं, एक नया बाजार बन सकती हैं अपने आप। धन्यवाद दुश्मन जी। हमने अब तक ये सुना और समझने का प्रयास किया कि ग्राम सभा जो निर्णय करेगी वह अपने रीति, संस्कृति, परंपरा के अनुरूप करेंगी, चाहे वह वन संपदा का विषय हो, खनिज संपदा का विषय हो या सामुदायिक अधिकारों का विषय हो। एक प्रश्न ये भी उठता है कि ग्राम सभा को न्यायिक शक्तियां प्राप्त होंगी। मैं इस विषय को सुरेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि ग्राम सभा की न्यायिक शक्तियां किस प्रकार की होंगी? क्या वो विवादों का निपटारा स्वयं कर सकती हैं या किस प्रकार का प्रस्ताव आपने सरकार के समक्ष रखा है? सुरेंद्र जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया दुश्मन जी ने कि ग्राम सभा की न्यायिक शक्तियां है कि नहीं है। जब हम ग्राम सभा को एक इकाई मानते हैं, संवैधानिक इकाई मानते हैं, तो निश्चित रूप से उसको न्याय प्रशासन करने के लिए शक्तियां दी गई है जो न्यायिक शक्तियों के रूप में है। वैसे भी क्या है, हमारे भारत में जो शासन चलता है न्याय का, वो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जो है प्रत्येक इकाई को न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ शक्तियां दी गई है। उसी तारतम्य में ग्राम सभा को भी हमने अपने ड्राफ्ट में भी न्यायिक शक्तियां को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है प्रावधान, जिसमें बताया गया है नियम 20 में शांति समिति का गठन करने संबंधी प्रावधान दिया गया है, जो परंपरागत तरीके से जनजातियों के परंपरागत तरीके से उनका जो विवादों का निपटारा करने के लिए बताया गया है कि शांति समिति का गठन किया जाएगा। और ये जो शांति समिति है, ये शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए एकदम अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें महिलाओं को जो है विशेष दर्जा दिया गया है। सार्वजनिक स्थान पे या जो छोटे मोटे जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसको निपटाने के लिए व्यवस्था की गई है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी बताया गया है इसमें व्यवस्था, ये प्रचलित कानून के अंतर्गत रहकर ही किया जाएगा, क्योंकि संविधान में एक व्यवस्था है कि एनी लॉ, रूल और एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब इनिशियो नल एंड वॉइड। मतलब संविधान में एक व्यवस्था है कि यदि कोई भी नियम यदि बन भी गया है, संवैधानिक व्यवस्था से भिन्न है या उसके टकराहट की स्थिति होती है, तो वो प्रारंभिक से ही शून्य माना गया है। तो इस प्रावधान को विशेष ध्यान दिया गया है और प्रचलित जो किसी भी विधि है उससे टकराव की स्थिति नहीं होती है। इसमें सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ ये प्रयास किया गया है कि जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसको मध्यस्थता या विधिक परामर्श के माध्यम से उसका निपटारा किया जा सके। और जो पुलिस व्यवस्था है
और जो कोर्ट की जो व्यवस्था है, मैजिस्ट्रियल जो सिस्टम है, हायरची है, उसके अंतर्गत रहकर ही कार्य किया जाएगा, जिसमें कोई सिविल मामले जो होते हैं वो परंपरागत तरीके से निपटाया जाएगा ग्राम सभा की समितियों के द्वारा। दूसरा, यदि कोई आपराधिक कृत्य हो गया है तो उस आपराधिक कृत्य होने के उपरांत पुलिस के रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है न्याय समिति का कार्य और बढ़ जाता है। वो उस पे रिपोर्ट बनाकर उसको प्रस्तुत किया जाएगा और जनजाति परंपरा के हिसाब से उस पे एक्शन लिया जाएगा। और जो भी जो सीआरपीसी में सेक्शन 320 में जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बताए हैं, कंपाउंडेबल या शमनी अपराध, ऐसे अपराध को कहा जाता है कंपाउंडेबल अपराध जिसकी तीव्रता कम होती है। यद्यपि वो अपराध होता है कानूनी दृष्टि से, लेकिन दोनों पक्षकारों, दो या दो से ज्यादा पक्षकारों के बीच में आपसी सामंजस्य की स्थिति बनाकर उस अपराध को, उस केस को समाप्त किया जा सके, इस प्रकार का शमनी अपराध होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं। ऐसा शमनी अपराध जो पक्षकारों के आपसी सामंजस्य बनाकर किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है एक। दूसरा, ऐसा अपराध जो न्यायालय के विशेष परमिशन के बाद में, मतलब हस्तक्षेप के बाद में और उसकी आज्ञा के बाद ही किया जा सके। तो ये दोनों प्रकार के जो अपराध हैं, इनको समाप्त करने के लिए ये प्रयास किया गया है, जिसमें ये देखा जाता है कि वादों की बहुतायता को रोकना, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, इसको रोकने की दृष्टि से ये जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें शांति समिति को विशेष महत्व दिया गया है और न्याय प्रशासन में, न्याय प्रशासन चलाने के लिए इनको जो है स्पेशल पावर दिया गया है, ताकि वो अपने ग्राम सभा और अपने नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं उनको नियंत्रित रख सके और वर्तमान 25 कानून के अनुरूप ही वो कार्य कर सके, और जो है ज्यादा से ज्यादा मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से ही कर सके, जिसमें छोटे छोटे सिविल के अपराधों में दंड देने की भी व्यवस्था है। और दंड जो है वो ग्राम सभा के कोष में जमा किया जाएगा, जो आगे की कार्रवाई के लिए अन्य प्रकार के जो हित के कार्य होते हैं उसके लिए उसका इस्तेमाल होगा। इस प्रकार से जो है ग्राम सभा को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है आपराधिक या सिविल के मामलों में। अब तक हमारे बीच उपस्थित जो अतिथि एक्सपर्ट्स हैं, उनके माध्यम से हमने देखा कि ग्राम सभा को शेड्यूल एरिया में विशेष अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार चाहे वन संपदा का प्रयोग का विषय हो या सामुदायिक वनाधिकार हो, किसी भी सामाजिक विवाद का निपटारा करना हो या कृषि से संबंधित प्लानिंग करना हो, समाज को प्रभावित करने वाले ऐसे सारे विषय जो जनजाति समाज में अपनी परंपरा अनुरूप पहले से विद्यमान है, उस विद्यमान परंपरा और शक्ति के अनुरूप ही इस नियम को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आज के इस विशेष एपिसोड में हमने देखा कि ग्राम सभा की प्रशासनिक अधिकार क्या है, सामुदायिक अधिकार क्या है, वाणिज्यिक अधिकार क्या है और न्यायिक अधिकार क्या है। अगले क्रम में हम वित्तीय अधिकारों और ग्राम सभा की सीमाओं पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आज का विषय था कि ग्राम सभा के अधिकार एवं सीमाएं, आज हमारे बीच बैठे विशेषज्ञों ने बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से हमें बताया कि ग्राम सभा को काफी अधिकार दिए गए हैं। बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो सामान्य तौर पर लोगों को जानकारियां भी नहीं होती, लेकिन उन अधिकार के साथ कुछ सीमाएं भी जोड़ी गई हैं। हम हमेशा जानते हैं कि जब हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम हमेशा से देखते आए हैं कि लोकतंत्र में कभी भी अधिकारों की सीमाओं की बात नहीं होती, हमेशा अधिकारों की बात होती है
आज़ादी, स्वतंत्रता की बात होती है। लेकिन हर अधिकार, हर स्वतंत्रता के साथ एक ज़िम्मेदारी आती है। उन्हीं ज़िम्मेदारियों को सीमाओं के साथ बाँधा जाता है। उन्हीं पर आज की ये चर्चा थी। अगले एपिसोड में, जैसा कि दिलमन जी ने बताया, कि अगले एपिसोड में भी इस पर चर्चा कंटिन्यू रहेगी और इसके जो और भी पहलू हैं और भी जो हिस्से हैं, उस पर और बारीकियों से चर्चा की जाएगी। मैं सभी विशेषज्ञों का, सभी अतिथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर इस विषय को, ऐसा जटिल विषय जिस पर बहुत सामान्य तौर पर चर्चा नहीं होती, बातचीत नहीं होती, उसे सामान्य लोगों तक, द नैरेटिव के दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। वो हमसे लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद। द नैरेटिव के माध्यम से अलग-अलग विषयों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके फीडबैक्स आ रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।